इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे मुलाकात के सियासी मायने। यूपी में सत्ता हासिल करने की लड़ाई अब खुलकर देखने को मिल रही है। जोड़ तोड़ और गठबंधन लगातार हो रहे हैं। 22 के रण को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार क्षेत्रीय और छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। वहीं नेताजी से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी मुलाकात की। फिलहाल इन मुलाकातों के सियासी मायने निकलने शुरू हो गए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जयंत चौधरी गठबंधन की 50 सीटें मांग रहे थे तो अखिलेश यादव 32 सीट देने की बात कर रहे थे। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच भी चर्चा हुई है। दोनों ही दलों के बीच 3 सीटों का पेच फंसा हुआ है। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है और कहा कि बदलाव की ओर। अंदर खाने से भी ये खबर आ रही है कि जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से डिप्टी सीएम का पोस्ट मांगा है। वहीं बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य मुलायम सिंह के आवास पर मिलने पहुंची और मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर संघमित्रा मौर्य की मुलायम सिंह के साथ की तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होनी शुरू हो चुकी हैं। वहीं काफी दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। और आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माने जाने वाली बदायूं लोकसभा सीट से भाजपा ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को उम्मीदवार बनाया था। 2022 का चुनाव सर पर है। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव से आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की मुलाकात, वहीं दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव से संघमित्रा मौर्य की मुलाकात ने सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। मुलाकातों का दौर जारी है। अब इन मुलाकातों के सियासी मायने कितने और क्या निकलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो मुलाकात जो है वो हो गई है। बात करें आरएलडी के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी के अखिलेश यादव से काफी देर तक मुलाकात चली। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी फोटो भी सोशल मीडिया में शेयर की, जहां अखिलेश यादव ने कहा बदलाव की ओर, वहीं जयंत चौधरी ने कहा बढ़ते कदम। लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कितनी सीटें आरएलडी को मिलने वाली हैं और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों ही नेता पीछे हटने को राजी नहीं हैं। कहा यह जा रहा बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और बहुत जल्द घोषणा भी हो जाएगी। कौन कितने कदम पीछे हटा यह भी सामने आ जाएगा। लेकिन आज एक घटनाक्रम और भी हुआ। घटनाक्रम यह रहा कि संघमित्रा मौर्य जो इस समय मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य मुलायम सिंह के साथ उन्होंने मुलाकात की और एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। क्या इस तस्वीर के जरिए ये संदेश देने की कोशिश है कि संघमित्रा मौर्य जो है समाजवादी पार्टी के साथ शामिल होने जा रही हैं? क्योंकि काफी समय से जो मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य एक कद्दावर नेता हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वहां पर एक बड़े नेता के रूप में थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए। वो भी लगातार बयान देते रहते हैं, अपने स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं, बहुत मुखर होकर अपनी बात कहते हैं। कभी कभी पार्टी की साइडलाइन से हटकर भी वो बयान दे देते हैं और अक्सर अटकलें भी लगाई जाती हैं कि कब क्या इनकी नाराजगी चल रही है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, क्या आखिर कारण है जो ये इस तरह के बयान देते हैं। क्या अब ये माना जाए जो पहले अटकलें लगाई जा रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में शामिल होने की, क्या तस्वीर इस बात को इंगित करती है, इस बात को और मजबूती से प्रकट करती है
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेता इस वक्त समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कर बात करें रामअचल राजभर की, जो अम्बेडकर नगर में एक बड़ा नाम है, और लालजी वर्मा की बात करें, ये वो नेता हैं जिनका एक बड़ा कद है बहुजन समाज पार्टी में, जिन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो वो भी जो हैं एक उनके साथ रहे हैं, वो सब तमाम उनके साथी हैं। क्या अब वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे? और एक बड़ा जो संगठन है, बड़े नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ लोगों के बीच जाएंगे और एक पूरी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ कंचन द्विवेदी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कंचन जी, आपका स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान है, सर आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। दोनों नेताओं ने मुलाकात की है। अगर पहली खबर की बात करें, जो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, दोनों ने सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की है। और एक ने कहा है कि बदलाव की ओर, अगर अखिलेश यादव की बात करें, और जयंत चौधरी की बात करें, उन्होंने कहा है बढ़ते कदम। लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई औपचारिक, कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है। क्या माने कि अभी भी पेश फंस सकता है कुछ सीटों को लेकर, या फिर नहीं सब कुछ ठीक है? देखिए शैलेंद्र जी, दो तीन बातें हैं, बड़ी अहम हैं। आप लगातार जो आप व्यू दिखा रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूं। एक बात आप जान लें कि बीजेपी को बड़ा माइंडेड उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था। 4.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने जिस कदर जनता को ठगा है, धोखा दिया है। जनता को यह उम्मीद नहीं थी, लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी जनता के साथ इस तरीके से व्यवहार करेगी। बड़े बड़े वायदे किए थे, तमाम सपने दिखाए थे, ख्वाब दिखाए थे, लेकिन हालात क्या पैदा किया? हालात पैदा कर दिया, ला करके लोगों को चौराहे पे खड़ा कर दिया। आज किसानों की दुर्दशा है। अब देखिए किस कदर किसान शहीद हुआ है, 12 महीने से धरने पर बैठा है। लेकिन माननीय मोदी जी से लेके तमाम जो नेता हैं, वो कभी भी किसानों को उन्होंने किसान नहीं कहा। कहा था आतंकवादी, कहा खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं किस किस नाम से संबोधित किया। मकसद साफ है कि आज बीजेपी न किसानों का सम्मान कर रही है, न वो एक आम आदमी का सम्मान कर रही है, न जनता का सम्मान कर रही है, न नौजवानों का सम्मान कर रही है। इसलिए जो उहापोह की स्थिति पूरे प्रदेश में है, आज जनता बहुत बहुत अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ऐसी स्थिति में जनता बहुत उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। और समाजवादी पार्टी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए वो जो भी साथी दल हैं, जो भी सहयोगी दल हैं, उनको पूरे सम्मान के साथ उनको साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रही है। क्योंकि ये गठबंधन आरएलडी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये जनता का गठबंधन है। अरे तो अखिलेश यादव बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा देते हैं? मान जाएं, इतनी कशमकश, इतनी खींचतान, इतनी रस्साकशी कई दिनों से देखने को मिल रही है। वो प्रियंका गांधी से मिलने पहुंच जाते हैं जयंत चौधरी, अटकलें लगाई जाती हैं कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आज फिर मुलाकात करने पहुंचे और इतना वक्त हो गया, अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखा दें और बोल दें कि ठीक है, हम आपको जितनी सीटें मांग रहे उतनी सीटें देते हैं, और जिन सीटों पे पेश फंसा है उस पर भी सहमति बना लें। क्यों आगे बढ़कर अपनी बात को नहीं कह रहे हैं? ऐसा है ना शैलेंद्र जी, ये बातें स्टूडियो से नहीं तय होती जी, ये जमीन पर तय होती है जी। और जमीन पर दो बड़े नेता तय कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, ये तय कर रहे हैं और जल्दी ये बात निकल करके आ जाएगी। क्या जल्दबाजी है भाई? अच्छा, आज आप देखिए, कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पक्ष है उनको खलबली है, रात में नींद नहीं आएगी और कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी और वो स्थिति लग रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, परिस्थितियां बिल्कुल बहुत विपरीत हैं। सत्ताधारी पक्ष जो है पूरी तरह से घबराया हुआ है और जल्दबाजी नहीं, जो भी फैसले होंगे वो सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बात और जान लो आप, एक बात शैलेंद्र जी बता दूं जी, आज की जो ये मुलाकात है ना, ये एक बहुत बड़ा घटना चक्र को अंजाम देगा। कोई आवाज आ रही है अलग से? ये कोई बोल रहा है क्या? नहीं, आप अपनी बात कह सकते हैं।
नहीं, हम बात तो कहेंगे, आप पहले रोकिए, जो जी, बाकी जी। प्रवक्ता है उनको रोक जी। दीजिए, वो बात करें, बाद में करें। जी। तो एक बात आप जानिए शैलेंद्र जी, एक बात समझिए आप, कि आज देखिए जिस तरीके से जो हमारा विजय रथ चला, और उस विजय रथ की स्थिति आपने देखी, रात रात भर विजय रथ चला, जन सैलाब देखा, जिस कदर जनता का प्यार मिला, चाहे वो विजय रथ में और चाहे रैलियों में, इससे बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर के राजनाथ सिंह साहब, कोई बड़ा कैबिनेट का मिनिस्टर ऐसा नहीं बचा है, चाहे वो जेपी नड्डा साहब हो, चाहे योगी जी हो, वो साहब उन्होंने डेरा डाल दिया उत्तर प्रदेश में। आज जिस कदर लगातार वो परेशान है, प्रधानमंत्री मोदी जी तक की स्थिति, नींदें उड़ गई हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी के बड़े नेता तो ये कहते हैं जब कोरोना काल था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे थे, उनके जो सुप्रीमो हैं वो घर पर बंद थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। खैर, उस पर भी हम आएंगे। हमारे साथ एसएन त्रिवेदी जी हैं, आरएलडी प्रवक्ता हैं। एसएन त्रिवेदी जी, आरएलडी प्रवक्ता भी जुड़ गए और हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी भी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। सर, आपका भी स्वागत है। एसएन त्रिवेदी जी, आप ही से सवाल है कि आज मुलाकात हुई है जयंत चौधरी की, इसके पहले मुलाकातें हुई थी, बातचीत होती थी, लेकिन अभी तक इस तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। क्या दोनों ही नेता पीछे हटने को राजी नहीं है? जो 5 सीटों को लेकर रार मची हुई है, उनका कहना है कि हमारे उम्मीदवार इस पर उतरेंगे, समाजवादी पार्टी कहती है हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। कौन उतरेगा, कब ये तय हो पाएगा, या फिर अभी भी कुछ भी हो सकता है? देखिए चैलेंज जी, हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पुराना है। इससे पहले लोकसभा में भी गठबंधन रहा, उसके बाद अभी जिला पंचायत के हुए वर्तमान में जो चुनाव, उसमें भी गठबंधन रहा और आज भी गठबंधन है। ये हमारे नेता कहते चले आ रहे हैं। अभी जो है 31 अक्टूबर को रविंद्रालय में भी ये बात पत्रकारों के बीच में हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने कही थी। अब सवाल ये उठता है कि जब दो बड़े नेता एक साथ बैठ के बात करते हैं तो उसका मतलब केवल इतना ही नहीं है कि पेच फंसा हुआ है, उसका मतलब ये भी संभव है कि दोनों नेता बैठ करके जो और छोटे छोटे दल शामिल हुए हैं और शामिल होने की संभावना है जिनकी, उनके बारे में भी चर्चा करते हो कि भाई ये आ जाएंगे तो कहाँ की सीटें लेंगे और कितनी लेंगे। तो क्या चर्चा बड़े नेताओं के बीच में हुई है, ये जब तक पत्रकार बंधुओं के सामने दोनों लोग बैठ करके प्रेस में खुलासा ना करें, तब तक केवल कयास लगाया जा सकता है। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी रहा है, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा। सर, आपका गठबंधन तो कांग्रेस से भी वर्षों पुराना रहा है, काफी साथ साथ कांग्रेस का आपका रहा है, तो ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी जा सकते हैं। जयंत चौधरी मुलाकात भी कर चुके हैं प्रियंका गांधी से। देखिए, समान विचारधारा वाले लोगों की मुलाकातें होना आम बात है और स्वाभाविक भी है। कहीं रास्ते में भी मिलेंगे, कहीं एक दूसरे के साथ दावत में भी मुलाकात होगी। इसको केवल राजनीतिक चर्चा का ही ना लिया जाए, अनौपचारिक मुलाकातें भी हुआ करती हैं और अनौपचारिक वार्ता भी हुआ करती है। लेकिन हमारा कांग्रेस के साथ बहुत पहले गठबंधन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह ने वो गठबंधन किया था और उनको तो कांग्रेस पार्टी हमेशा मंत्री भी बनाती थी, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में जब कांग्रेस सरकार रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, ये दो युवाओं का साथ है और ये साथ पुराना निपटा हुआ चला आ रहा है। आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ माननीय अखिलेश यादव का साथ पुराना है और मैं समझता हूं कि दोनों एक दूसरे के विश्वास पात्र बन चुके हैं। तो इसलिए बैठ करके वो वार्ता किया करते हैं। कभी दिल्ली में दोनों लोग साथ बैठते हैं, कभी लखनऊ में साथ बैठते हैं। ये उनका अपना व्यवहार है आपसी, जो दिन ब दिन मजबूती की ओर जा रहा है। इससे कयास ये हो सकता है, ये भी चर्चा हुई हो दोनों में बैठ करके कि क्या कांग्रेस भी हमारे साथ आने के लिए लालायित है, ये भी तो बात हो सकती है। ठीक है, हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी बने हुए हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, जैसा कि एसएन त्रिवेदी जी कहना है, क्या कांग्रेस भी आ सकती साथ में, ऐसा माने? क्योंकि मुलाकात जयंत चौधरी प्रियंका गांधी से भी कर चुके हैं, अखिलेश यादव से भी कर रहे हैं और सीटों को लेकर तो मुलाकात हो रही। क्या एक ये भी तस्वीर सामने आ सकती है कांग्रेस पार्टी भी साथ में आ जाए इस चुनावों में? क्या लगता है आपको ऐसा?
देखिए चुनाव निकट है और अब ये प्रयोग चल रहे हैं, बिल्कुल प्रयोगों का दौर चल रहा है। जहां तक गठबंधन की बात है, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का पुराना गठबंधन रहा है, पुराने साझेदार रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और जयंत चौधरी जी की पुरानी दोस्ती भी थी। और आज की जो हम बात करें, आज जो मुलाकात हुई है अखिलेश यादव जी की और जयंत चौधरी, तो उसमें जो राष्ट्रीय लोकदल की जो राजनीति रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो चौधरी अजीत सिंह का हमेशा जब तक वो जीवित रहे तब तक उनका यह मिशन रहा है हरित प्रदेश को लेकर। वो अलग प्रदेश निर्माण की हमेशा बात करते रहे और आंदोलन भी राष्ट्रीय लोकदल ने लगातार किए। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें जिनके साथ ये अलायंस करने जा रहे हैं, वो अलग प्रदेश के निर्माण का हमेशा से विरोध करते आए। समाजवादी पार्टी ने जब उत्तराखंड के लिए निर्माण की जब बात चल रही थी, आंदोलन कर रहे थे उत्तराखंड के लोग, तो रामपुर तिराहा एक कांड हुआ है बहुत मशहूर, वहां गोलियां चलवा दी, बहुत लोग वहां शहीद हुए। आज भी वहां उत्तराखंड के लोग आते हैं, शहीद स्मारक बना हुआ है। तो अलग प्रदेश के लिए इनकी क्या राय है, गठबंधन में क्या वो बात तय है या नहीं है, इसके बारे में भी लोगों को पता लगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जो यहाँ के वकील हैं और जनता, वो लगातार आंदोलन किए हुए है हाईकोर्ट बेंच के लिए। उस हाईकोर्ट बेंच का भी विरोध करती है समाजवादी पार्टी। तो अगर गठबंधन में हाईकोर्ट बेंच की बात हो, अलग प्रदेश की बात हो, तो लोगों को पता लगे। क्योंकि दरअसल जो अभी तक बात पता लग रही है, जो दिख रही है, वो महसूस हो रही है, वो ये है कि अमित शाह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनकर आए। एक डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, वो जाटों को रिझाना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव जी सिर्फ जाट नेता के तौर पर जयंत चौधरी जी से गठबंधन कर रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे उनकी उसमें रणनीति में नहीं होंगे। चाहे हाईकोर्ट बेंच की बात है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण की बात है, वो सिर्फ जाट नेता के तौर पर अगर उन्हें साझेदार बनाना चाह रहे हैं, यानी कि चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं, जो ये वारिस हैं उनकी राजनीति के, यानी उनका कद घटाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का यह मानना है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो राजस्व जाता है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे बिल्कुल भी खर्च नहीं होता, और वो सारा लखनऊ चला जाता है। पहले वो सफाई में खर्च होता था, सफाई मेले में उसको सारा खर्चा होता था, और आजकल वो सारा पैसा अंबानी अडानी को जा रहा है। तो ये बताएं क्या हिस्सा मिलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, यहाँ कितनी इंडस्ट्री आएंगी, ये सब बातें क्या वो गठबंधन में है या नहीं है? क्योंकि इसके बिना वो गठबंधन बेईमानी है। इसका मतलब ये है कि जयंत चौधरी जी का ये लोग कद कम मान रहे हैं और उनका कद कम करने चाह रहे हैं। अगर अलग प्रदेश बनेगा तो निसंदेह जयंत चौधरी जी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं हरित प्रदेश के। क्या समाजवादी पार्टी इनको अलग मुख्यमंत्री बनाएगी? ये सब बातें हैं जो जेहन में चल रही हैं। अगर इनके सम्मान की बात है, समाजवादी पार्टी के अलग भी ये लोग जब जब लड़े हैं तो इनकी वोट परसेंट इस मोदी लहर में भी कम नहीं गई है, 2% से नीचे नहीं गए। तो ये अकेले भी लड़ने में सक्षम है और गठबंधन करके लड़ने में भी सक्षम है। लेकिन जाट नेता के तौर पर गठबंधन करना चाह रहे हैं ये, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, बड़े छत्रप चौधरी चरण सिंह के पोते के तौर पर गठबंधन करना चाह रहे हैं, ये बात भी हम लोगों को, आम जन को और जनता को पता लगना। ठीक है, हमारे साथ कंचन द्विवेदी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कंचन जी, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 136 सीटें हैं, जिसमें 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी को 2017 में मिली थी, जीत हासिल की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, खासकर जाट किसानों की बात करें, जाट लैंड में इस बार जमीन खिसकती नजर आ रही बीजेपी को, जिसके डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह को वहां भेजा गया है। क्या अमित शाह 2017 के जो नतीजे थे उसको दोहरा पाएंगे, या फिर अब तो खबरें ये आ रही 2012 में जो बीजेपी को सीटें मिली थी वो ला पाना बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए? कंचन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें। कंचन जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। हम वापस आएंगे कंचन जी के पास। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, कैसे देखते हैं ये जो इस वक्त सीटों को लेकर एक रार मची हुई, रारी कह सकते हैं, कई बार मुलाकातें हुई लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। दोनों ही पार्टियों को इस बार ऐसा लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि मलाई मिलने का मौका है, बीजेपी से लोगों की नाराजगी है, और कौन कितनी ज्यादा सीटें पा पाए, कौन कितनी ज्यादा सीटें लूट पाए, यह माने। नहीं, शैलेंद्र जी ठीक कह रहे हैं, आपकी बात सही है।
देखिए आरएलडी और इनके बीच में जो अभी तक इक्वेशंस हैं या जो यहाँ राजनीतिक गलियारे में चर्चा है और जो पिछले समय से एक लंबे समय से मैं राजनीति को कवर भी करता रहा हूँ, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच ही समझौता होगा। ये बात अलग है कि जयंत चौधरी जो है वो लगभग 50 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं हमको 50 सीटें चाहिए, और अखिलेश यादव जी अब वो 50 सीटें देने को तैयार नहीं है। ये एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि सीटों के बंटवारे को लेके जरूर गतिरोध थोड़ा सा बना हुआ है। लेकिन आज जो बात हुई है, जो मेरी जानकारी है, उसमें कमोबेश ये सहमति हो गई है कि मुझे लगता है कि 36 सीटें आरएलडी को मिलने पर टेंटेटिव सहमति बन गई है जयंत चौधरी और अखिलेश जी के बीच में। बाकी कल इस पर और बात होगी। दूसरा ये भी है कि जयंत जी चाह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी हमको मिले। तो इन चीजों पर अभी कल भी बात होनी है और संभवतः कल बात होने के बाद फाइनल शेप आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात अगर देखें तो राजनीतिक समीकरण जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदले हैं, तो उसमें स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल फिर बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ लेना चाहते हैं। अगर आप देखें तो 19 में के जो लोकसभा चुनाव थे, उसमें समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को सिर्फ 2 सीटें दी थी, जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह की। तो अगर उस आकलन को देखें तो इसमें उनको सीटें 50 तो छोड़ दीजिए, 36 का भी कोई उनका सिस्टम नहीं बैठता है उस आंकड़े से। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं, आंकड़े भी बदलते हैं, डिमांड भी बदलती है और स्थितियां भी बदलती हैं और समीकरण भी बदलते हैं। तो जब अगर 19 का लोकसभा चुनाव देखें तो उस समय जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मिला था। जाट और मुस्लिम जो कभी चौधरी चरण सिंह जी के समय में वो एक समीकरण और मजबूत समीकरण पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, वो बिखर गया। तो ऐसे में चौधरी अजीत सिंह भी हार गए थे और जयंत भी 19 में चुनाव हार गए थे। तो अब राजनीतिक समीकरण किसान आंदोलन की वजह से वहां पूरी तरीके से समीकरण उलट गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में वहां की पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थितियां थी, वो अब उनके निगेटिव हो गई हैं और विपक्ष के खाते में जा रही हैं। जो जाटों की नाराजगी चौधरी अजीत सिंह से या आरएलडी के प्रति थी कि दंगों के दौरान उन लोगों ने इन लोगों की सुध नहीं ली या वहां उनके उस परेशानी के वक्त में खड़े नहीं हुए, इसीलिए जाटों ने चौधरी साहब का साथ या आरएलडी का साथ नहीं दिया था। लेकिन इसके बाद जब ये आंदोलन हुआ, किसान का आंदोलन, तो वो स्थितियां वहां चेंज हो गई हैं। वहां फिर एक बार मुस्लिम, जाट और गुजर ये एक समीकरण बन गए हैं। ऐसी स्थिति में वहीं समाजवादी पार्टी के सामने भी एक चुनौती है कि उनको सरकार बनानी है, भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कोई ऐसे समीकरण बनाना चाहते हैं जो पश्चिम में उन्होंने जयंत के साथ बनाने की शुरू से ही कोशिश की है। और जयंत भी चाहते हैं कि हमारी वहां पूरी तरीके से सफाया हो गया था और हमारी जमीन खसक गई थी। जी एक बात तो माननी पड़ेगी है कि अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की बात करें, जाटों के किसानों के बड़े नेता थे। उसके बाद एक परंपरा चली आई है। चौधरी अजीत सिंह की बात करें, उन्होंने भी इस परंपरा को बखूबी निभाया। तो जाटों और किसानों के, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इनमें एक उम्मीद तो आज भी है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो चौधरी साहब तुम्हारी सुनेंगे। तो जयंत चौधरी जो हैं उन पर भी वही विश्वास, वही उम्मीद जाटों की, किसानों की बनती नजर आ रही है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी से अगर नाराज है तो कहां जाएं। तो यही है कि जयंत चौधरी जो हैं आरएलडी के नेता, ये किसानों की बातों को उठाते रहे, इनके परिवार के बड़े नेता उठाते रहे। तो ये माने कि इस बार सीटों की संख्या इनकी ज्यादा हो रही है। नहीं शैलेंद्र जी, देखिए चौधरी चरण सिंह की जो बात आपने कही, चौधरी चरण सिंह जी जाट के, मुस्लिम के और गुजरों के और किसानों के वहाँ एक छत्र नेता थे और सर्वमान्य नेता थे, वहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन अगर आप देखें चौधरी अजीत सिंह के साथ, जैसा कि आप कह रहे हैं शैलेंद्र जी के वो जाट उनके साथ थे, तो फिर अगर जाट उनके साथ थे तो फिर जयंत चौधरी लोकसभा का चुनाव और चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव क्यों हार गए? इसके मतलब जाट की नाराजगी उनके प्रति थी।
इसलिए वो चुनाव हारे। मोदी और लहर अगर का भी जाट फर्क के साथ था तो और राष्ट्रवाद का भी मुद्दा उस वक्त गरमाया हुआ था। खैर, आपसे उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कंचन द्विवेदी बनी हुई बीजेपी से। कंचन जी, जो ये मुलाकात हुई है, अब अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमित शाह को वहां का प्रभारी बनाया गया है। बूथ अध्यक्षों को लेकर वो उनसे मिलने जा रहे हैं। कितनी कठिन परीक्षा है, जमीन खिसकती नजर आ रही बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो मैं आपको बता दूं कि जो भी गठबंधन हो रहा है, बाकी आपने जैसा कि अभी कहा कि वहां पे 109 सीटें हमारी थी और देखा जाए कि उन्होंने खुद ही अपना चुनाव नहीं लड़ पाया है चौधरी जी ने, तो वो किसी और के गठबंधन में आकर के उन्हें किस प्रकार से सहारा दे सकते हैं? उनका आधार ही क्या है? तो खुद ही चुनाव हार जाए। जैसे एक भी सीटें ना मिली हो, एक सीट जीते हुए थे, इसके बाद वो भी बीजेपी में शामिल हो गई थी विधानसभा चुनाव में, तो उनका कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। वहां पे जाट उनसे नाराज लेकिन तब का जो माहौल था, तब जो हालात थे और इस समय मौजूदा हालात की बात करें, काफी फर्क है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम इस पर आएंगे, कंचन जी से जवाब लेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम हैंडीक्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं और काफी ज्यादा बिकती भी है। बाहर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात करें मुलाकात के सियासी मायने। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, उसके बावजूद अब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है और ये गठबंधन तय हो गया है। उसके अलावा संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो मंत्री हैं, उनकी बेटी की एक तस्वीर वायरल हो रही है मुलायम सिंह के साथ। ये तस्वीर क्या कुछ कहती है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करें। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। हम वापस आएंगे, हमारे साथ बीजेपी से कंचन द्विवेदी हैं। कंचन जी, ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आप उसे पूरा करें। देखिए, मैं जयंत जी के लिए इतना ही कहूंगी कि जो खुद की बागडोर नहीं संभाल सका, जो खुद ही चुनाव में हार चुके हैं, कई दफा जाटों की समीकरण से हारे गए हैं, तो वो किसी और की जड़ें क्या संभाल सकते हैं। इसलिए ये गठबंधन हमें नहीं लगता कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होगी या फिर उनका कोई भी। और अखिलेश जी की बात करूं तो अखिलेश जी का अब जो हृदय है वो बहुत घबरा रहा है, क्योंकि जैसे कि कृषि कानून वापस हो गए हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत भी जो वो राजनीति है वो तो आप देख ही रहे हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली है। आज एक कानून के लिए बात की है, दूसरा शर्त उनका फिर से लगेगा, फिर तीसरा उनका, वो कभी खत्म नहीं होगा। और ये इस बात पे ये अच्छाई हो गई है कि जो मेन जनता है, जो मेन लोग हैं, जो सचमुच किसान है, मालूम होती है कि नहीं राजनीति होती है, तो अब उनको ये लग रहा है कि जो व्यक्ति हमारे आदरणीय मोदी जी एक छोटे से छोटे आदमी की बात सुनने वाले हैं, अगर ये सारी ही बात सुन लेंगे और उनके लिए देखा जाए तो सारे मुद्दे खत्म हो रहे हैं, अब चुनावी कोई मुद्दे नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसलिए बहुत घबराए हुए हैं। इसलिए वो अब अपने अपने भाईचारे निपटाने में लगे हुए हैं, कहीं से कुछ भी संभाला जाए जिससे समीकरण बन जाए, और इसलिए पुराने लोगों को समेटने में लगे हैं। वही बात है कि जो अपनों को भूल जाता है। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजीज साहब, आपने सुना कंचन जी कह रहे हैं कि बहुत घबराए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि कानूनों को वापस ले लिया, अब ये घबराए हुए हैं और इसलिए विलय कर रहे हैं कि आखिर विलय के जरिए बीजेपी के रथ को रोका जा सके, जो लगातार 14, 17, 19 में ये फतेह कर रहे हैं। देखिए शैलेंद्र जी, कौन घबराया हुआ है कौन नहीं घबराया हुआ है ये कंचन जी भी जानती हैं, और फोटो कौन वायरल कर रहा है, कंधे पे हाथ रख करके पहले गाड़ी पीछे दौड़वाता है, उसके बाद कंधे पे हाथ रखकर संतावना दिया जाता है, वो छोड़िए, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं। देखिए एक बात आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है जी, और बड़े लेवल पे समाजवादी पार्टी हावी है उत्तर प्रदेश में, आज लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा। मैं एक बात बता दूं, बीजेपी के अभी कंचन द्विवेदी जी बैठी है, इनसे पूछ लीजिए, इनको भी पता है, बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता आज समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। अभी देखिए थोड़े दिनों में एक बहुत अभी आपकी पार्टी की 4 MLC बीजेपी में शामिल हो गए। अरे वो देखिए लोग आते जाते रहते हैं, वो एक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो कद्दावर, अगर आपकी पार्टी के लोग वहां जाए तो फिर आते जाते रहते हैं। बात सुनिए जी, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात अल्लाह नहीं करिए, नॉर्मल आएंगे कंचन जी, आपके पास आएंगे कंचन जी, मैं आपके पास आऊंगा, सबको मौका दीजिए। काहे की घबराहट है जी। देखिए तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और जान लो आप कि आज जो है ये गठबंधन पे इतना चर्चा हो रहा है, अभी आप कह रहे साहब रार मचा हुआ है, भाई रार तो कुछ दिखा नहीं। हमारे 2 बड़े नेता, उनके आपस में बहुत पुराना रिश्ता है और वो नेचुरल अलायंस है। एक बात और समझ लो आप, पहले भी अलायंस रहा है और आज भी है और हमेशा रहेगा, इसलिए क्योंकि समान विचारधारा के लोग हैं, एक पॉजिटिव सोच के लोग हैं, और जो पॉजिटिव सोच के लोग होते हैं हमेशा पॉजिटिविटी वाली बात करते हैं। हमेशा हम लोग कोई एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी का काम नहीं करते हैं। बीजेपी अपने सहयोगियों का भी सम्मान नहीं करती है, बीजेपी अपने सहयोगियों को भी अपमानित करती है, ये बीजेपी का काम है। हम लोग वो नहीं करते, हम अपने साथियों का सम्मान करते हैं, अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे इस बात को। और एक बात और आप समझ लो आप, देखिए आज परिस्थिति उत्तर प्रदेश की बदल चुकी है, मैं पहले भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूं। देखिए आज किसान पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है, किसान समाजवादी पार्टी की तरफ पूरी तरह से आ चुका है, कंप्लीट। दूसरी तरफ पूर्वांचल में भी जो रथ चला, एक ही रात रथ चला है शैलेंद्र जी, बिल्कुल आप समझिए तूफान आ गया, तूफान पूरी रात रथ चला है, और आने वाले वक्त में भी पश्चिम में रथ चलने जा रहा है। पश्चिम में जब रथ चलेगा ना तो पूरा कैबिनेट दिल्ली का वो उत्तर प्रदेश में उतर जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, और उतर रहा है। जब मोदी जी ने यहां डेरा डाल दिया, मुझे लग रहा है कैबिनेट भी उतर जाएगा, जैसे पश्चिम बंगाल में जो हाल हुआ था उससे बुरा हाल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है।
लेकिन सर जैसे कृषि कानूनों को वापस लिया है तो किसानों ने खुशी भी जताई है, मिठाई भी बांटी है और उनका ये कहना है हमें विश्वास नहीं है शीतकालीन सत्र में जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा हमें विश्वास हो जाएगा। तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं किसानों को जो दिल है, किसानों की बात को माना है, कहीं ना कहीं फिर से किसान बीजेपी पर विश्वास जताएं, ऐसा नहीं लगता आपको? आपको ऐसा क्यों लगता है किसान जो है पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ हो चुका है, वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाला है? देखिए शैलेंद्र जी, दो बातें हैं। अभी कलराज मिश्र जी का कुछ स्टेटमेंट आपने सुना, साक्षी महाराज का स्टेटमेंट सुना, अमरिंदर सिंह का स्टेटमेंट सुना जो बिहार में जो मंत्री है, उन्होंने कहा साहब ये बिल अभी वक्ती तौर पे चुनाव के वक्त लाया, वापस लेने की घोषणा की गई है, ये बिल फिर वापस आएगा एक नए मसौदे के साथ। तो साहब वो इन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। ये बीजेपी के लोग हैं, ये हमेशा कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इनके लिए कोई धर्म नहीं है, इनके लिए वोट ही धर्म है और ये उस धर्म को बहुत अच्छा निभाते हैं। इनको कोई किसानों से मोहब्बत नहीं है। अगर किसानों से मोहब्बत होता तो ये सब एमएसपी वगैरह की जो भी इसमें कानून मांग रहे हैं, यानी जो भी गारंटी चाह रहे हैं किसान, इनको लागू कर देना चाहिए। क्या समस्या है भाई? रही बात इन्होंने जो कानून, अरे सर अभी तक आप लोग बोल रहे थे कृषि कानून वापस नहीं लेते हैं, वापस ले लेते तो आप कहते हैं कि वो वापस लेना चुनाव का मुद्दा है। अभी एमएसपी गारंटी कानून लेकर आ जाएगी सरकार, अगर मान लेगी तो आप कहेंगे नहीं वो तो चुनाव का मुद्दा है। एक तरफ आप सवाल उठाते हैं और सरकार अगर उसको मान लेती तब भी आप लोग नहीं मानते कि सरकार ने, अगर सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है, कोई फैसला लेती है, उसका स्वागत भी करना चाहिए, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हमारे साथ अभिनव जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। अभिनव जी अपनी बात कहिए। 10 सेकंड बात समझ ले। देखिए ये कानून आएंगे, डॉक्टर अजीज आएंगे सर, बाकी लोग भी हैं चर्चा में, उनको भी मौका दीजिए, आपके पास वापस आएंगे। अभिमन्यु जी अपनी बात कहिए। देखिए जो कृषि कानून की वापसी के लिए जो मोदी जी का बयान था, तो उसमें उन्होंने कहीं भी दुख जाहिर नहीं किया कि वो कानून दुखद कंडीशन में वापस लिया जा रहा है, जिसमें 600 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। टहनी के लोंडे ने किसानों का नरसंहार कर दिया, उसको हत्यारा बना दिया इनको। वो सिर्फ दुखद इसलिए हो रहा था, उनको दुख जाहिर कर रहे थे कि वो समझा नहीं पाए, यानी वो एक बीज छोड़ गए हैं बाद में जो अंकुर बन जाए और वृक्ष बन जाए कि कल को जब हम लोग आएंगे, अगर आ गए सत्ता में, तो उसी तरह से जिस तरह से 15 लाख को इन्होंने जुमला कह दिया था, इस तरह से अपनी इस बात को जुमला कह देंगे। ये चुनावी वक्त पे फौरी तौर पे इन लोगों ने कह दिया कि 3 कृषि कानून हम लागू नहीं कर रहे। दूसरी बात, इनके गले में फांस बन गया। मामला यह है कि जो एमएसपी के लिए किसान संघर्ष करता है, वहां लगातार आंदोलन कर रहा है। जो किसान कह रहा है कि उसका 2 रुपए किलो टमाटर क्यों जा रहा है, 3 रुपए किलो डाई क्यों जा रही है, जो फसल का वाजिब दाम चाह रहा है, 5,500 करोड़ इस समय गन्ने का बकाया सरकार पर है, जो जंगल की बिजली है 130 रुपए हॉर्स पावर से बढ़ के। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कोई बकाया ही नहीं गन्ने का। गन्ने का 5,500 करोड़ का बकाया, स्वयं मेरा भी गन्ने का बकाया सरकार जी। मैं खुद गन्ना किसान। ठीक है, कंचन जी से जवाब ले लेते हैं। कंचन जी बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि गन्ने का सारा जो मूल्य है वो सब दे दिया जा चुका है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगा रही है, सवाल कर रही है कि गन्ने का बकाया मूल्य अभी तक उनको नहीं मिला है। किसे सही माने? देखिए बात ये होती है ना कि हमारी बीजेपी पार्टी में कभी भी, बीजेपी में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। ये सब बातें जो है ना बहुत अधिकतर, जैसा कि आप सुन रहे थे, सीधा सीधे आप ही बोल रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं बैठ करके, तो झूठा डालते तो मोदी आ जाते हैं कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। तो इन सब चीजों से बहुत फायदा नहीं है। जैसा आप बोल रहे हैं बैठ करके नेशनल चैनल पे, तो ये सबको दिखाई दे रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। हर एक कदम पर सारा सबको ध्यान दिया जा रहा है, कोई करने का रहा ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? बिजली का रहा है। बावली शुगर मिल, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बावली शुगर मिल जनपद हापुड़ में बनती है। गन्ने का 2 साल का बकाया है, गन्ने का 2 साल का बकाया है हमारा। बावली शुगर मिल का 2 साल का गन्ना फिर हमारा गन्ने लगा है, अभी तक पेमेंट मैडम क्या बढ़ती आंकड़ा लेकर आई आप? आप बताएं गन्ने का बकाया क्यों नहीं मिलता है किसानों को? फिर भी हमारी किसानों को गन्ने का बकाया क्यों नहीं मिलता है? क्या तमीज है? आपको कोई सवाल है तो बताइए।
किस प्रकार से गन्ने का बकाया क्यों नहीं मिल रहा है किसानों को? पार्टी की भी तहजीब किस प्रकार कृषि में लागत बढ़ती जा रही है। आपने वादा किया था 14 दिन में गन्ने का दिया जाएगा, गन्ने का बकाया दिया जाएगा। कहाँ है गन्ने का बकाया? नरेंद्र मोदी ने कहा था दुनिया का सबसे झूठा आदमी है, झूठ बोल के सबको बर्बाद करी, दरवाजा और किस प्रकार से गुंडाराज चलने वाला है गंदगी का इनका तो बयान सीधा ही हो गया। तो जनता को अगर अच्छी सरकार चाहिए होगी, वो सरकार नेता जो आदमी की, हर एक व्यक्ति की बात को मान करके कानून भी बदलने के लिए तैयार है, तो जनता ये चयन करेगी कि उसे कौन सा नेता चाहिए। वो नेता चाहिए जो जनता की हर एक बात मान रहा हो, या वो नेता चाहिए जो जनता के लिए गुंडागर्दी करा रहा है, वो नेता चाहिए जो कांग्रेस की तरफ ठीक है, गन्ने के बकाया मूल्य पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बाकी मेहमान भी हैं। एक और खबर है आज, उस पर हम बात नहीं कर पाए, हम चाहेंगे उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। संघमित्रा मौर्य, उनकी तस्वीर जो मुलायम सिंह है उनके साथ इस वक्त वायरल हो रही है। उस तस्वीर को देखकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं? डॉक्टर अजीज खान, आपसे सवाल है, इस फोटो के, इस तस्वीर के क्या सियासी मायने हैं? देखिए शैलेंद्र जी, पहली बात तो ये सब औपचारिक मुलाकात है, मैं इसको इससे नहीं जोड़ता हूं कि कौन आ रहा है पार्टी में, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं या संघमित्रा जी आ रही है। मैं उस पर अभी कोई इस तरीके की कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं, वो तो एक औपचारिक, चूंकि माननीय नेताजी का जन्मदिन था कल, उसका बधाई देने आई थी, मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता वो लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क में है, और वो संपर्क में है, और बहुत जल्द आपको तमाम एक अलग सा न्यूज मिलेगा आपको, एक धमाका होगा, और वो धमाका जो है उसकी गूंज बीजेपी के बड़े नेताओं तक पहुंचेगी। मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक बहुत अलग सी स्थिति पैदा होने जा रही है। अभी थोड़े दिनों में, इसी दिसंबर में, मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि साहब बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता, क्योंकि उनको उम्मीद है, ठीक है, वो जब होगा उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, वो जब होगा सर उस पर बात कर लेंगे। धमाका होगा, कितनी बड़ी गूंज होगी, कौन धमाका करेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अजीज, अगर बात करें संघमित्रा मौर्य की, बदायूं से इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था, और बदायूं की सीट जो थी लोकसभा की, आपकी धर्मेंद्र यादव की थी, जो मुलायम सिंह के भतीजे हैं। क्या ये माने कि उस वक्त ये भी हुआ था कि धर्मेंद्र यादव जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए थे कि ये जो जीत है ये गलत है, कई अनियमितताएं बरती गई, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही थी, धुर विरोधी हो गए थे, लगातार बयानबाजी हो रही थी, चाहे वो संघमित्रा मौर्य की तरफ से हो और चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से हो, दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही थी एक दूसरे के खिलाफ। अचानक से शिष्टाचार भेंट, मुलाकात, क्या कैसे देखें? क्या वो जो पुराने बयानबाजी सब भूल गए? देखिए शैलेंद्र जी, नेताजी एक बड़ी किताब है। अब वो नेता नहीं है, वो किताब हो चुके हैं, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनसे लोग मिलने आते हैं, राजनीतिक तौर पे ही नहीं, उनसे लोग वैसे भी आशीर्वाद लेने आते हैं, मिलते हैं, लोग बात करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। यहां पर इसको उस मुद्दे से इसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये मानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? मतलब आप तो बीजेपी वाली बातें कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे बोल रहे हो, आप मानते हैं कहीं कोई शामिल होने वाला नहीं है? नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखिए हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम झूठ वाली पार्टी नहीं है, हम सच बता रहे हैं कि देखिए स्थितियां ये है कि भाई औपचारिक मुलाकात है, तमाम लोग आए, औपचारिक मुलाकात है, और कहीं संघमित्रा मौर्य सपा में जाने वाली नहीं, ना स्वामी प्रसाद मौर्य जाने वाले। दूसरी बात प्रमोद तिवारी जी आए, तमाम बड़े नेता है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो सब पार्टी में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता, बड़े नेता समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, जल्द आपको एक बड़ा धमाका सुनने को मिलेगा। ठीक है कंचन जी, एक बड़ा धमाका होने वाला है जैसा कि डॉक्टर अजीज बता रहे हैं, और उसकी गूंज जो है बहुत तेज होने वाली है। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी से उनकी बातें हो रही, क्या ये कितना सही है, क्या इसकी हकीकत है, आपसे जानना चाहिए।
अग्रिम जो पिछले चुनाव थे उसमें भी आपके नेता बयानबाजी करते रहते थे कि ये तो चुनाव हमारा ही है, हम ही जीतने वाले हैं और आगे देखेंगे धमाका क्या होता है। तो इस तरीके की बयानबाजियां बीजेपी नहीं करती है, इसलिए अभी हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ अभिमान वाली बातें हो गई। ये तो अभिमान का पॉइंट है, तो नहीं, ये सब गलत बात है, इसलिए नहीं करूंगी मैं भी। बाकी आपका बोलने का है, बाकी आगे आने वाले चुनाव में सब दिख जाएगा, क्या धमाका होना है, क्या होने वाला है, ये जनता तय करेगी। ये जो हमारी श्रेष्ठ जनता है वो आपको इसका जवाब देगी, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, हमारे साथ एसएन त्रिवेदी जी बने हुए हैं। एसएन त्रिवेदी जी, क्या ये माने जहां जहां किसान है, जहां जहां किसानों ने आंदोलन किया, जो जो क्षेत्र हैं, अब जयंत चौधरी को ऐसा लगता है कि जहां जहां किसान आंदोलन में रहे हैं, जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस जिले में, जिस जिस विधानसभा में, उनको ऐसा लगता है कि यहां की सीटें उनकी होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश किसान है, पूर्वांचल में भी किसान है, पूर्वांचल में भी हमारे लोग हैं, पूर्वांचल में भी हमारे साथ जो है जनता भी है, किसान भी है, और पश्चिम तो पूरा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात जब समझौता किया जाता है तो जिन जिन पार्टियों में समझौता होता है वो सब बड़ा दिल रख करके समझौता करते हैं, वहां पर स्वार्थपरता कम होती है, गठबंधन का धर्म निभाने की बात ज्यादा होती है। और जहां तक अभी कंचन जी बता रही थी, भाजपा की प्रवक्ता है, वो ये कह रही थी कि जयंत चौधरी जी और चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हार गए थे। अरे भैया, तो आपकी किसी जमाने में 2 ही सीटें हुआ करती थी, आज इतना बहुमत कहां से आ गया आपके पास? तो ये वक्त बदलते देर नहीं लगती, ये समय है, समाज है, और कब किसको पक्ष में वोट कितना पड़ जाए इसकी जानकारी पहले से किसी के पास नहीं होती, कंचन जी। और दूसरी चीज, आप लोग झूठी पार्टी, बीजेपी का मतलब भारतीय झूठी पार्टी, जहां पर 2014 में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, काला दिन 90 दिन के अंदर वापस आएगा, दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करेंगे, और विदेश में जितना पैसा जमा है वो आते ही सबकी खुशहाली आ जाएगी। एक तरफ बाद में कह दिया है वो जुमले थे। अब की 2019 में बोलते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन ये छुपा था कि टुकड़े टुकड़े करके बेच डालूंगा, ये नहीं कहा था जो जैसा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कहते थे पाकिस्तान के लिए, स्टेज पर चढ़ते ही बोलते थे घर में घुस के मारेंगे। अरे भैया, हमारे कितने सैनिक शहीद होते जा रहे हैं, बेगुनाह सैनिक मारे जा रहे हैं, चाहे चाइना की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो। आप सब चूड़ियां पहने बैठे हुए हो, वही स्मृति ईरानी जो आप, अरे सर ये मत बोलिए एसएन त्रिवेदी जी, ये मत बोलिए चूड़ियां पहने बैठे हुए, एयर स्ट्राइक भी करी है हमारे जवानों ने, तो जवानों को लेकर इस तरह की बातें मत करिए। जवान अगर शहीद हो रहा है और शहादत का हम बदला भी ले रहे हैं तो ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। जवानों को लेकर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी मत कीजिए कोई भी। कंचन जी जवाब देना चाहिए। कंचन जी क्या कहेंगी? तमाम सारे आरोप लगाए आरएलडी के जो हमारे मेहमान हैं एसएन त्रिवेदी साहब, इनसे पूछिए, मेरा सवाल है इनसे कि आपने किसानों के लिए, ठीक है हमारा एक जगह या 2 जगह किसान नहीं है, हमारा पूरा राष्ट्र ही किसानों का है और हम लोग सब उसी से जिंदा है। भारतवर्ष ही किसान का देश है, किसानों की भूमि है, इसलिए नहीं कह सकते कि यहाँ किसान है वहाँ किसान है। ये तो सब पार्टियों की बातें हैं, अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत धार्मिक पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि आपने किया क्या है जाटों के लिए, आपने किया क्या है किसानों के लिए, जो किसान आपके साथ रहेंगे। तो बेसिक बात है, आपने चुनाव हारे हैं तो इसमें तो छुपाने वाली कोई बात ही नहीं। कुछ काम किए होते आपने, तब ना आपके साथ में किसान होते, और जब किसान नहीं है तो इसी की बात है ना कि आप हार गए। आपकी भूमि पर ही हरा दिया गया है। 2017-2014 में किस प्रकार से आप हारे, एक सीट प्राप्त नहीं है कहीं पर भी, किस प्रकार से आपकी पार्टी है, तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहली बात, और इस प्रकार से आप अभद्र भाषा का प्रयोग करें, आपको तो देश सुनेगा तो सोचेगा कि काम करेगा। आप अगर आ भी जाए तो जनता का और हमारी देश की सीमाओं में बैठे हुए सैनिकों को क्या बोलेंगे आप, जिनके लिए श्रद्धा नहीं है आपके हृदय में। और रही मोदी जी की बात, तो एक शब्द सच हुआ है, जो भी संकल्प पत्र में बोला गया है ना, जो कहा गया था कि जब देखो भाई लड़ाई होगी तो यहाँ से भी 2 मरेंगे तो वहां से भी 2 मरेंगे। अभिमन्यु जी कुछ कहना चाहते हैं? अभिमन्यु जी आप अपनी बात कही, उससे पहले आपसे एक सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो बोल रहे हैं कि धमाका होने वाला है,
गूंज सुनाई देगी। बीजेपी अलग बोल रही धमाका होने वाला है, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भी कोई धमाका करने वाली है या फिर वो ऐसे ही आधीवादी की बात करते हुए पूरा चुनाव निपटा देगी? देखिए, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, अति महत्वाकांक्षी लोग, वो इस चुनाव के दौरान अपनी समीकरण के हिसाब से दल बदलते रहते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कभी नहीं लिखा था कि किसानों को कर्जा माफ करेंगे। एक सुबह को जब किसान उठा भारत का, तो 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी हो गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऋण माफी हुई और सफल ऋण माफी। इसी तरह से कांग्रेस अब वादे कर रही है, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी यहाँ वादे कर रही हैं कि किसानों का बिल माफ किया जाएगा जो पुराना, किसान का कर्जा माफ किया जाएगा जो पुराना है, जो किसान का जो इस समय बिल आ रहा है बिजली का उसे हाफ कर देंगे, जो डीएपी का इस समय दाम 1200 का 1500 का हो गया कट्टा, 1200 का बढ़ाकर, एनपीके का कट्टा 1150 का 1750 का हो गया, खाद का कट्टा जो यूरिया है वो 50 किलो का वजन घटा के 45 किलो का हो गया, 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का लीटर हो गया, जो बंद स्कूलों की भी स्कूलों की फीस गई है। चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा रोजगार पर, रोजगार कितना मिलेगा, इंडस्ट्री कहां लगेंगी, ये सब काम कांग्रेस करती आई है यहाँ लोगों के लिए, पहले भी करती आई थी और आगे भी करेगी। चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा, सच्चाई पर लड़ा जाएगा और जातिवाद को, धर्मवाद को दूर किया जाएगा। जिस तरह से अखिलेश यादव जी जाति की राजनीति करते हैं और जिस तरह से वो सिर्फ जाति के तौर पे सबको समझ में आ रहा है, वो चौधरी जी सिंह के पुत्र जयंत चौधरी से किस लिए गठबंधन करना चाह रहे हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मेजबानी के लिए नहीं बल्कि जाट नेता के तौर पे उनसे गठबंधन करना चाह रहे हैं, उनका कद छोटा करके उनका गठबंधन करना चाह रहे हैं। अगर वो जाति से ऊपर उठ के काम करें तो जनता उनकी भी वाहवाही करेगी। आपकी पार्टी के भी तमाम नेता हैं जो अपने अपने बयान के लिए जाने जा रहे हैं। आज भी मनीष तिवारी की बात करें जो प्रवक्ता हैं, पंजाब से आते हैं, उनका एक जो बुक थी उसका भी आज विमोचन हुआ। उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार में जो 26/11 हुआ था, हमारी सरकार माकूल जवाब उसका नहीं दे पाई, एक कमजोर इच्छा शक्ति थी। अपनी सरकार को लेकर आपके बड़े बड़े नेता इस तरह की बातें करते हैं। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर ये तो आप लोग अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को नहीं मना पा रहे हैं, उनको नहीं रोक पा रहे हैं। खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा, समय का अभाव है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी बने हुए हैं। प्रमोद जी, जैसा कि अभी अभिनव जी बोल रहे थे कि जातिवाद, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये सब खत्म हो चुका है, अब जिन्नावाद, राष्ट्रवाद शुरू हो गया है। शैलेंद्र जी, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। जातिवाद अभी भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति ही राजनीतिक कबीलों की राजनीति हो गई है और जातिगत आधार पर न केवल टिकट बंटते हैं, न केवल मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभाग बंटते हैं और मंत्रिमंडल का आकार होता है, बल्कि अधिकारियों की पोस्टिंग भी उसी आधार, जातिगत आधार पर होती है। तो ये बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, एक राजनीतिक बयान हो सकता है। और जहां तक आप ये बात कह रहे हैं कि अब मुद्दे नहीं रह गए, तो ये कैसे हो सकता है? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, तो ये सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को ही लेके चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि किसानों का मुद्दा विपक्ष, चूंकि उससे भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंच रही है, इसलिए विपक्ष पूरी तरीके से किसानों को मुद्दे को प्राथमिकता पर रख के आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक चोट देने की कोशिश करेगी। जो आप अभी दूसरी बात जो कह रहे थे संघमित्रा मौर्य की, तो मुझे लगता है कि वो एक शिष्टाचार ही भेंट है। चूंकि जन्मदिन था तो उस जन्मदिन की बधाई देने के लिए संभवतः संघमित्रा गई होगी, लेकिन ये बात भी है कि इधर जहां तक राजनीतिक गलियारे में लखनऊ में जो चर्चा है कि उसमें उनके पिताजी जो हैं वो स्वामी प्रसाद जी कोई ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो कंफर्टेबल उतने नहीं हैं। अब राजनीति में कब समीकरण बदल जाते हैं और कब समीकरण इधर से उधर हो जाते हैं, इसका तो अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। ये तो राजनीतिक दलों का एक फितरत हो गई है कि वो कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी यहाँ कभी वहाँ, और वो भी राजनीतिक दलों की जो बड़े दल हैं वो भी कभी इनको लेते हैं, कभी अपनों को रोकते हैं, कभी अपनों को लाते हैं, इनको बाहर करते हैं। तो अब राजनीति का चाल चरित्र और चलन सारा बदला हुआ है। ये पिछले लगभग ऐसा नहीं है कि ये इस 22 के लिए बदल रहा है। अगर इससे पहले भी देखें शैलेंद्र जी,
तो अब राजनीति के मूल्यों की राजनीति का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अब जाति राजनीति का हिस्सा हो गई है। मुद्दे अब जो जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं वो खाली घोषणा पत्रों में रह गए हैं। बाकी उन पर न विधानसभा में जन सरोकारों के मुद्दों पर कोई सार्थक बहस होती है, वहां हो हल्ला होता है, और ना ही बेसिक जन सरोकारों के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। और जनता भी अब उस आधार पर के उसकी प्रॉब्लम क्या है वो नहीं, जातिगत आधार पर वोटों का अपना ध्रुवीकरण जो हो गया है। तो ये एक बिल्कुल कड़वा सच है। इससे राजनीतिक स्वीकार करें अथवा न करें, लेकिन स्थिति तो यही है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कम शब्दों में मौका परस्त राजनीति हो चुकी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के मुद्दा में बात कर रहे थे जो आज मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो जयंत चौधरी की हो, अखिलेश यादव की हो, एक सियासी मुलाकात कही जा रही है। सीटों को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। और अगर संघमित्रा और मुलायम सिंह के साथ की तस्वीर की बात करें, उसको लेकर कहा जा रहा है उनका जन्मदिन था, शिष्टाचार भेंट है। अभी शिष्टाचार भेंट कब राजनीति का रूप ले लेती, देखने वाली बातों को फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।